नमस्कार। कभी सोचकर देखिए, एक ऐसा दौर जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पूरी तरह से बिखरा हुआ। एक ऐसा समय जब देश को एक सूत्र में पिरोने वाले किसी नायक की सख्त जरूरत थी। तो आज हम कहानी जानेंगे उसी महान सम्राट की जिसने भारत के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज की नींव रखी। जी हाँ, ये कहानी है समुद्रगुप्त की। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो मानो एक सपना बनकर रह गई थी। देश अनगिनत छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था, जहां के शासक आपस में ही लड़ते रहते थे, और इस लड़ाई झगड़े ने देश की तरक्की पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन इस बिखरे हुए भारत को फिर से एक कर सकता था। कौन था वो जो इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को स्वीकार करेगा। और इस सवाल का जवाब इतिहास ने दिया, चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे समुद्रगुप्त के रूप में। एक ऐसा राजकुमार जिसके कंधों पर भारत को फिर से एक करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद के स्तंभ पर लिखा एक लेख है, वो बताता है कि समुद्रगुप्त बचपन से ही कमाल की प्रतिभा के धनी थे। वो हिम्मत और बहादुरी की एक जीती जागती मिसाल थे, और शायद इसीलिए उनके पिता ने अपने जीते जी ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। उनकी मां कुमार देवी एक बहुत ही गुणी महिला थीं, और कहते हैं कि उन्हीं की देखरेख में समुद्रगुप्त का चरित्र बना। सच्चाई, न्याय, देश प्रेम और हिम्मत जैसे गुण उन्हें अपनी मां से ही विरासत में मिले थे, और यही गुण आगे चलकर उनके विशाल साम्राज्य की नींव बने। बचपन से ही उनके मन में बस एक ही धुन थी, एक ही सपना, कि पूरी भारत भूमि को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक मजबूत राष्ट्र का रूप दिया जाए। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये तो उनके जीवन का मकसद बन चुका था। और अपने इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए समुद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ी विजय यात्रा शुरू की, जिसका एक ही लक्ष्य था भारत की खोई हुई एकता को वापस लाना। उनका अभियान कमाल का था, बिल्कुल सुनियोजित। इसे 4 हिस्सों में पूरा किया गया। सबसे पहले उन्होंने उत्तरी भारत के ताकतवर राज्यों को जीता, फिर पूर्व में बंगाल तक अपने साम्राज्य को फैलाया। इसके बाद आया सबसे मुश्किल पड़ाव, दक्षिण के राज्यों को जीतना, और आखिर में उन्होंने सीमा पर मौजूद राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया। लेकिन यह विजय यात्रा कोई आसान काम नहीं थी, खासकर दक्षिण भारत का अभियान। उनकी सेना को ऐसे घने और खतरनाक जंगलों से गुजरना पड़ा जहां हर कदम पर कोई अनजाना खतरा इंतजार कर रहा था। सिर्फ जंगल ही नहीं, उनकी सेना को आसमान छूते पहाड़ों को भी पार करना पड़ा। ये उनके मजबूत इरादों और असाधारण नेतृत्व की असली परीक्षा थी। और उनकी सेना की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब रास्ते में बड़ी बड़ी नदियां आती थीं तो उनके हाथी ही पुल का काम करते थे। ये उनकी सेना की इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। देखिए, समुद्रगुप्त सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही दूर की सोचने वाले शासक भी थे। उनकी असली कला सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि एक मजबूत और टिकाऊ साम्राज्य बनाने में थी। और यहीं पर उनकी दूरदर्शिता साफ दिखती है। उत्तर के राज्यों को तो उन्होंने सीधे सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन वो जानते थे कि इतनी दूर दक्षिण पर सीधे शासन करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने दक्षिण के राजाओं को हराया जरूर, लेकिन फिर बड़ी उदारता दिखाते हुए उनके राज्य लौटा दिए और उन्हें अपना दोस्त बना लिया। अपनी जीत और अपनी सत्ता को साबित करने के लिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। यह एक बहुत पुराना वैदिक अनुष्ठान था, जिसमें एक खास घोड़े को आजाद छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से बिना किसी रोक-टोक के गुजरता, वो सभी राज्य उस सम्राट के अधीन मान लिए जाते थे। इस महान यज्ञ की याद को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए उन्होंने सोने के खास सिक्के बनवाए। इन सिक्कों पर यज्ञ के घोड़े की तस्वीर थी और लिखा था अश्वमेध पराक्रमा, यानी वो सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ करने का पराक्रम दिखाया। तो समुद्रगुप्त के इस एकीकरण का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ऐसा युग जिसमें शांति, खुशहाली और सांस्कृतिक विकास अपने चरम पर था, जिसे आज हम भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। इस स्वर्ण युग के 4 मजबूत स्तंभ थे। पहला, राजनैतिक स्थिरता, जिसने देश को सुरक्षित बनाया, और जब स्थिरता आई तो दूसरा स्तंभ खड़ा हुआ, आर्थिक खुशहाली। व्यापार खूब बढ़ा, खेती-बाड़ी में तरक्की हुई। तीसरा, सांस्कृतिक विकास, कला और साहित्य अपने शिखर पर पहुंचे। और चौथा स्तंभ था धार्मिक सहनशीलता, जिसने समाज में शांति बनाए रखी। और समुद्रगुप्त खुद भी कई कलाओं में माहिर थे।
वो एक न्याय करने वाले शासक और निडर योद्धा तो थे ही, साथ साथ एक बेहतरीन कवि, एक कुशल संगीतकार और कला के बड़े संरक्षक भी थे। लेकिन उनकी सबसे मशहूर प्रतिभा थी संगीत। ऐसा कहा जाता था कि जब वो वीणा बजाते थे तो सुनने वाले बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो इस कला में इतने माहिर थे। और इस बात का सबूत आज भी उनके सिक्कों पर मौजूद है, जिन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक महान सम्राट के कला से प्रेम का इससे बड़ा और ठोस सबूत क्या हो सकता है? तो सवाल ये है कि समुद्रगुप्त ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी? उनका भारतीय इतिहास पर कितना गहरा असर पड़ा? उन्होंने लगभग 50 सालों तक शासन किया। 50 साल, जो पूरी तरह से शांति, स्थिरता और खुशहाली से भरे हुए थे। कहते हैं कि उनके पूरे शासनकाल में कहीं कोई बड़ा विद्रोह या अशांति हुई ही नहीं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और हमेशा याद रखी जाने वाली उपलब्धि थी भारत की खोई हुई एकता को वापस लाना। उन्होंने 5 सदियों के बिखराव को खत्म कर देश को फिर से एक राजनीतिक धागे में पिरोया। समुद्रगुप्त की कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक व्यक्ति अपने मजबूत इरादों और दूर की सोच से सच में एक पूरे युग को, एक पूरे दौर को आकार दे सकता है? शायद समुद्रगुप्त का जीवन ही इस सवाल का सबसे ताकतवर जवाब है।